हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। मम्मी जी, जैसे ही ऋतु के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, आंखें भर आई। 15 साल होने को आए मेरी शादी को। ऋतु को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन में मैं मम्मी जी की जबरदस्ती बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी मम्मी जी के सर पर। अब ऋतु मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती हूँ मैं बड़ी हूँ और ऋतु जयपुर से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। ऋतु मेरे देवर वरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लैट से ऋतु और वरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वश चलता तो दोपहर की फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। ऋतु वरुण आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती है, ऋतु बेटा कितनी कमजोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। नीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने ऋतु, इतना खाने के बाद भी मम्मी जी आप कमजोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ नहीं आता। या मम्मी जी कह रही थी, सास बहू का ये संवाद। अब मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल पड़ी। ऋतु तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने, घूमने पति और पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और ऋतु हनीमून के लिए सिंगापुर गई। अब कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता तो घड़ों पानी पड़ जाता। आपके ऊपर रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही संजय समझा कर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती हूँ, सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती हूँ, जो खाने को बोलती है तुरंत बना के देती हूँ। और ऋतु जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी देती हैं, सर माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ, पर ऋतु को इतनी अच्छी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर ऐसे ही दे देने को कहा। तब से ऋतु को पैसे ही दे देती हैं। वो साड़ी निधि दीदी ननद को एक कहकर दिया, तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहाने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था, बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था तो नहलाती थी आपको।
मैं अपने हाथ से खाना खिलाती तो भी बात बनती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी, सब कुछ हमें देखना है। पता नहीं संजय गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और रीतू, छोटी हो सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं तो रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और रीतू को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और रीतू को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। संजय जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगली बगली झांके लगी, कहीं सास को उससे ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रख कर खिदमत करने में बहुत फ़र्क होते हैं। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं हैं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। एक कहावत है ना, दूर की ढोल हमेशा सुहानी होती है। सास को भी एहसास हो गया था। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।